रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं K2 टेलीविज़न से अहवाल कश्मीर। नाज़रीन, जैसा कि हम ये कोशिश करते रहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाकर वहाँ के जो मसाइल हैं उनके हवाले से आपको आगाही दें और उनके तदारक के लिए भी जो हुकाम बाला हैं उन तक हम आवाम की आवाज़ पहुँचाएँ। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर कोई पॉजिटिव काम हम होता देखते हैं, वो भी हमारी कोशिश होती है कि आज़ाद कश्मीर में कहीं पर भी कोई पॉजिटिव काम हो रहा है तो वो भी हम आवाम तक पहुँचाएँ। क्योंकि ये K2 टेलीविज़न की ये कोशिश रहती है कि मस्बत कामों को भी ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जा सके। आज हम एक मरतबा फिर मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, पहले जो हुआ करता था अब तो डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल बना दिया गया इसको मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, उसके डायलिसिस सेंटर में, जहाँ पर एक निजी एनजीओ के साथ मिलकर गवर्नमेंट के साथ एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया गया है और उसके तहत यहाँ पर सैकड़ों मरीज़ों के माहाना डायलिसिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी कि आमतौर पर मार्केट में एक डायलिसिस का जो खर्च है वो 7 से 8 हज़ार रुपये है और यहाँ पर वो बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और उसके साथ उनको मज़ीद जो भी तिब्बी सहूलियात जो उनको ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, जो किसी भी डॉक्टर की तरफ से जो उसकी तशख़ीस है, इलाज का तरीक़ाकार है, अद्वियात कौन सी होनी चाहिए, उसके अंदर खुराक कौन सी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें भी उनको साथ में सजेशंस जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। तो चलते हैं डायलिसिस सेंटर के अंदर और चलकर देखते हैं कि यहाँ पर मरीज़ों का किस तरह से इलाज किया जा रहा है और कौन कौन से मरीज़ किस किस इलाके से यहाँ पर आए हैं और वो इस तरीका इलाज से किस हद तक मुतमईन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेडी डॉक्टर समरीन अज़ीज़ साहिबा, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो गुर्दे के अमराज हैं उनके होने की वजूहात क्या होती हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो इसमें मुब्तला हो जाती हैं उनको इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। गुर्दे की बीमारियां आजकल मोस्ट कॉमनली शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से हैं। आजकल लीडिंग काज जो रीनल फेलियर की है दैट इज़ डायबिटीज़, वो भी अनकंट्रोल डायबिटीज़। शुगर के मरीज़ स्टार्ट में अपनी बीमारी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल नहीं करते। शुरू में उन्हें लग रहा होता है कि कोई सिम्टम नहीं आ रहा तो ठीक है, बस चल रहा है गुजारा। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं, जिस तरह जिस्म के बाकी सारे हिस्से मुतासिर होते हैं शुगर से, उसी तरह गुर्दे भी मुतासिर होते हैं। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज़ जो है आजकल शुगर गुर्दे ख़राब होने की, वो शुगर है। शुगर है नंबर बिल्कुल। 1 कॉज़ है, ठीक ठीक है? है। उसके बाद हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारियाँ हैं। मीरपुर के अंदर जो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कॉमन है, पथरियों की बीमारी। वो हर एज ग्रुप में है, बच्चों में भी, बड़ों में भी। पथरियाँ बहुत कॉमन है यहाँ के लोगों में। और फिर पथरियों के मरीज़ हैं, वो सीधा जाते हैं हकीम के पास या फिर वो डेक्लोरान के इंजेक्शन हैं वो लगवाते रहते हैं। तो ये दूसरी बड़ी वजह इस रीजन के हवाले से जो कॉमन है वो ये है, पथरियों की बीमारी और बेजा दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल। बगैर किसी मुस्तनद डॉक्टर की हदायत के किसी भी किस्म का दर्द का इंजेक्शन लोग लगवा लेते हैं, वो अल्टीमेटली आपके गुर्दों को डैमेज कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहूँगा कि हमारे देखने वालों के साथ भी ये बात शेयर कीजिएगा। दर्द जो है बेसिकली, दर्द वो कहते हैं दर्द ब्लेसिंग है कि वो आपको बताता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ जो है पेन किलर्स लेते रहेंगे तो वो बीमारी का हल नहीं निकलेगा, ऐसा उससे ही वो मैनेज सिर्फ करने वाली बात है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग अक्सर सिर्फ़ घर के नज़दीक कोई भी क्लिनिक है या कोई भी दवाइयों की दुकान है, वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ से जो मेडिकल स्टोर वाला है, उससे भी पूछ के कोई भी दर्द का टीका लगवा लेते हैं। दर्द सिर्फ़ एक अलामत है, वो ये आपको जानना चाहिए कि दर्द क्यों हो रहा है। और दूसरी अहम बात कि गुर्दे के मरीज़ों को एक बड़ी गलतफ़हमी होती है कि मुझे तो कभी गुर्दे का दर्द हुआ नहीं, तो मेरे गुर्दे कैसे ख़राब हो गए। तो गुर्दे की बीमारी अक्सर लोगों में शुरू में कोई सिम्टम नहीं देती। लोगों को शुरू-शुरू में कोई अलामत नहीं आती। ठीक है? बहुत ज़्यादा जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, तकरीबन बिल्कुल आखिरी स्टेज पे जब पहुँच जाते हैं, तब मरीज़ को उसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें उल्टी, मतली, जिस्म में सोज़श होना, साँस की तंगी होना या होश ख़राब हो जाना या झटके लगना। ये अलामात तब ज़ाहिर होती हैं जब गुर्दे की बीमारी बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुँच जाती है। गुर्दे की बीमारी में ज़रूरी नहीं है कि गुर्दे का दर्द हो या फिर शुरू में कोई अलामात आएँ। इसीलिए अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को गुर्दे का मसला है या आपको शुगर है या आपको ब्लड प्रेशर है या आपको पथरियों का मसला है, तो आपको रेगुलरली अपना गुर्दे का फ़ंक्शन जो है वो चेक करवाते रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। और पत्थरियाँ जो हैं वो ग़ालिबन अगर साफ़ पानी का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उससे स्टोन्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब तो मीरपुर में काफ़ी जगह फ़िल्टर प्लांट्स वग़ैरह काफ़ी लग चुके हैं, लेकिन स्टिल लोग ख़्याल नहीं रखते हैं।
और दूसरी बात ये है कि अपनी खुराक का ख़्याल नहीं रखते हैं, पानी का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करते। जिस तरह का आजकल का मौसम है गर्मियों का, इसमें आप अगर अपना वाटर इनटेक नहीं बढ़ाएँगे या गुर्दे तक पानी नहीं पहुँचेगा, तो डेफ़िनेटली गुर्दे गुर्दे की हेल्थ जो है वो मुतासिर होगी। असल में गुर्दे की बीमारी 2 तरह की होती है, एक आर्ज़ी बीमारी और एक हो गई दायमी बीमारी। अगर गुर्दे की आर्ज़ी बीमारी हुई है किसी वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई ऐसी दवाई खा ली है, तो उसमें कुछ सेशन डायलिसिस के बाद गुर्दे का फ़ंक्शन वापस आ जाता है। लेकिन जिन लोगों को गुर्दे की दायमी बीमारी होती है, यानी जिन लोगों का गुर्दे का फ़ंक्शन ख़राब हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं या जिनका परमानेंट डैमेज हो गया है, उनको रेगुलरली सारी उम्र गुर्दे वॉश कराने पड़ते हैं, या फिर दूसरा हल है कि वो ट्रांसप्लांट करवा लें, नहीं तो सारी उम्र गुर्दे वॉश कराने पड़ते हैं। बात ज़हन में रखें कि ये बीमारी हमारे लाइफ़स्टाइल की बीमारी है ना, हमारे खाने-पीने की बीमारी है। तो अगर आपने इसको कंट्रोल करना है, तो गुर्दे की बीमारी को कंट्रोल करने का भी यही तरीका है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी एडिक्वेट होना चाहिए, आपका लाइफ़स्टाइल जो है वो सीडेंटरी नहीं होना चाहिए, एक्टिविटी आपकी इनफ होनी चाहिए। आइडियली हम कहते हैं कि सुबह शाम आपने 30-30 मिनट की वॉक, तेज़-तेज़ कदमों की जो वॉक होती है, वो हर इंसान को अपनी और ये रूटीन वो में मशवरा है जो हम रखनी सबको चाहिए। देते हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये बात है, प्रोसेस्ड फूड्स जितने भी हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। डिब्बे के जूस, बोतलें, बाज़ार के दही, बाज़ार के दूध वग़ैरह, ये जितनी भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है। नमक का इस्तेमाल वो कम से कम रखना है और ऑयल का इस्तेमाल वो कम से कम रखना है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिर कमाल साहिबा। ये भी माहिर अमराज़ गुर्दा हैं और इनसे मैं एक बड़ा अहम सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर साहिबा जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, उनकी खुराक किस तरह की होनी चाहिए और उनको क्या चीज़ें जो हैं वो अपनी खुराक में बढ़ा देनी चाहिए और क्या कम कर देनी चाहिए? एक गुर्दे के मरीज़ को अपनी खुराक में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है उसका इंटेक अच्छा होना चाहिए। जब मरीज़ जो है गुर्दा है उसके डायलिसिस पे नहीं है, उससे पहले वो उसका प्रोटीन इंटेक उसने कम किया होता है, ठीक है। जब वो दोबारा डायलिसिस पे आ रहा है तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। एक नॉर्मल बंदा है, जितने भी इसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा उसको प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन के ये गोश्त मुर्गी वगैरह ना कि जो बड़ा गोश्त है या ऑर्गन मीट है उसकी ज़रूरत नहीं होती उसे। इसके अलावा उसको अंडे की सफ़ेदी के ज़रिए प्रोटीन दिया जाता है। दूध वाली चीज़ें उसको रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं कि फ़ॉस्फेट वगैरह हड्डियों की वजह से उसको कम किया जाता है। इसके अलावा नमक का इस्तेमाल कम रखना होता है, पानी का इस्तेमाल एक मुनासिब मिक़दार तक रखना होता है। बाकी जितनी भी प्रोसेस्ड फूड हैं वो उसको नहीं, उसकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट रखने होते हैं, उससे परहेज़ करना होता है, बस यही चीज़। अच्छा, सब्जियों में जैसे हम लोग कहते हैं कि पालक, बैंगन या जिनमें आयरन ज़्यादा है, आलू, आलू, तो इससे भी एहतियात जी, ज़रूरी है। पोटाशियम जिन चीज़ों में ज़्यादा है उससे परहेज़ करना होता है। आलू, पालक, जितनी भी चीज़ें, केला वगैरह, खजूर वगैरह, इनसे परहेज़ करना होता है। जो ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, वो अगर वो इस्तेमाल करते हैं जैसे कोला वगैरह या सोडा मुख्तलिफ़ किस्म का, ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये एक नुकसान पहुंचा रही हैं। एक आम इंसान के लिए भी ये नुकसानदेह है, तो वो गुर्दों के मरीज़ों के लिए तो वो बिल्कुल एक जहरीली चीज़ है। और डायलिसिस से पहले उन्हें क्या खुराक रखनी चाहिए और फिर बाद में क्या खुराक रखनी चाहिए? खुराक वही एक मुनासिब मिकदार में खुराक होनी चाहिए, बहुत हैवी मील नहीं होना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए मरीज़ को कि वो डायलिसिस से 2 घंटे पहले अपना जो भी है खाना वगैरह वो करके आए, ठीक है, ताकि उसे डायलिसिस के दौरान कोई और मसला ना हो, बीपी लो होने का खतरा वगैरह ना हो। और बाद में उसका वही प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, एक नॉर्मल मुनासिब ग़िज़ा वही चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं डायलिसिस वार्ड में, जहाँ पर जिसको पॉजिटिव वार्ड कहा जाता है, जहाँ पर हेपेटाइटिस सी के पेशेंट जो हैं वो ज़्यादातर मौजूद हैं और यहाँ पर डायलिसिस मशीनें जो हैं वो अपना काम कर रही हैं और यह जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ मैं ये भी चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे पास एक पेशेंट भी हैं कि उनसे हम लोग बातचीत कुछ करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि वो अपने इलाज से कितने मुतमईन हैं और कहाँ से आए हैं, कितने अरसे से उनको जो है वो किडनीज़ की प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, नाम आपका? मोहम्मद परवेज़। परवेज़ साहब कहाँ से आए हैं? मैं एबटाबाद से। एबटाबाद से आए हैं। अच्छा परवेज़ साहब, आपको हेपेटाइटिस सी है साहब जी हाँ, और किडनीज़ का कब से प्रॉब्लम है आपको? ये 7 सालों से। 7 साल हो गए। जी, तो यहाँ पर आप मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आते हैं जब यहाँ पे, तो कोई चार्जेस वगैरह आपसे लिए जाते हैं? नहीं, कोई नहीं, चार्जर नहीं लिए जाते। मेरा इधर ही इलाज होता है, एबटाबाद में जाता ही नहीं हूँ, इधर ही बच्चे हैं मेरे। जी, इधर ही इलाज होता है। तो वीक में कितनी दफ़ा आते हैं? हफ्ते में 3 दफ़ा। हफ्ते में 3 मरतबा आप आते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी इलाज किया जा रहा है उससे मुतमिन हैं? जी, बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छा है।
अच्छा, आपको कोई वजह बताई थी डॉक्टरों ने कि ये हुआ क्यों था आपको? ये ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ये गुर्दे फेल हो गए थे। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, तो वो फिर दोनों की दोनों ख़राब हो गई। दोनों के दोनों ख़राब हो तो इससे पहले कहाँ से इलाज करवाते रहे? गए। बस इधर से ही इलाज करवाया है। बीमार भी इधर ही हूँ, इधर ही दाखिल हुआ था, इधर ही फिर डिलाइसिस शुरू हो गए थे। कितना टाइम लगता है आपको डायलिसिस होने में? 4 घंटे। 4 घंटे। और को ब्लड वगैरह की अरेंजमेंट तमाम चीज़ें जी, वो सब कुछ होता है। वो यही करके देते हैं? जी हाँ। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इनको तकरीबन 7 साल हो गए और ये हफ्ते में 2-3 मरतबा यहाँ पर आते हैं। बेसिकली एबटाबाद से हैं और बता रहे हैं कि कोई भी किसी किस्म के चार्जेस भी यहाँ पे मुझसे नहीं लिए जाते और हम देख रहे हैं कि सफाई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे और तमाम पेशेंट जो है वो मशीनें लगी हुई हैं और सबसे अहम चीज़ होती है कि ब्लड का अरेंजमेंट करना, तो ब्लड का अरेंजमेंट भी जो है वो अस्पताल की तरफ से किया जाता है। जी, इस वक्त हम लोग दूसरी वार्ड है जिसको कि नेगेटिव वार्ड कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर हेपेटाइटिस सी के पेशेंट नहीं हैं। ये न्यूट्रल जिनको कहते हैं कि उनमें कोई हेपेटाइटिस की सिम्टम्स नहीं हैं, उस वार्ड में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम एक और भी चीज़ जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे टेक्नीशियंस हैं उनसे हम ये जानेंगे कि जो मशीनें हैं वो काम कैसे करती हैं और इसका सारी का सारी का फंक्शन क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम सलाम। आपका? लाइबा रशीद। अच्छा लाइबा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा किसी भी मशीन के पास जाके हमें थोड़ा सा आप या किसी पेशेंट के पास जाके थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये सारी जो है ये फंक्शन कैसे करती हैं। जी ठीक है, उस इत- मशीन के पास उसके पास ये सारा फंक्शन जो है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की नालियाँ देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स देख रहे हैं जी। हम जब डायलिसिस शुरू करते हैं दो तरह से होते हैं, या तो उनका कैथ होता है या फिर उनका फेस्टूला होता है। जो पेशेंट का फेस्टूला होता है वो उनके बाजू पे होता है, जिस तरह हमारे पास ये पेशेंट है, इनका ऑपरेट होकर फेस्टूला बनता है। फेस्टूला का मतलब ये है कि आपको एडिक्वेट प्रेशर मिल जाए कि वो प्रेशर मशीन में जा सके ब्लड का और फिर ब्लड आसानी से बाहर आए। उसके लिए हमारे पास दो जगह होती है, ये होती है फेस्टूला वाली, और ऊपर हमारे पास वेन होती है ताकि हम ब्लड को रिटर्न कर सकें। अभी जो फेस्टूला है, यहाँ पे हम फेस्टूला नीडल प्रिक करते हैं, जिसको हम रेड कलर दिया हुआ है ताकि हमारे लिए इजी हो। यहाँ पे हमने प्रिक की, यहाँ से हमारे पास ब्लड बाहर आता है। ये BTL है, ब्लड लाइन होती है जिसके थ्रू ब्लड बाहर आएगा। सेफली ब्लड आता है, ये आगे मशीन में पंप होता है। इस पंप की स्पीड हम एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हमने 270 रखी हुई है, इसका मतलब है कि 270 ml पर मिनट ब्लड बाहर है। अब ये ब्लड यहाँ से हमारे पास जाएगा इस चैम्बर में, ये आर्टीरियल चैम्बर होता है और ये इसलिए होता है कि सेफली ब्लड आ सके, और अगर कोई भी इशू हो, जिस तरह अगर ब्लड का प्रेशर काफ़ी नहीं है तो हमें यहाँ से अलार्म भी मिल जाता है कि जी ब्लड में कोई इशू आ रहा है या ठीक से नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ब्लड कम आ रहा होगा तो फिर क्लॉट भी हो सकता है। आर्टीरियल चैम्बर के बाद ये ब्लड हमारे पास डायलाइज़र में जाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। सारा प्रोसेस इसका होता है। मशीन सिर्फ ब्लड को बाहर लाती है, सारी प्योरीफिकेशन इस डायलाइज़र में होती है। यहाँ पे हमारे पास ब्लड आता है और यहाँ साइड पे हमारे पास कॉपलर्स लगे होते हैं, ये डायलासेट के होते हैं, जिसमें हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और ये इसलिए होते हैं ताकि जो बॉडी में हमारे पास यूरिया क्रेटिनिन ज़्यादा हैं तो वो इस डायलासेट से मिल के तो बॉडी से बाहर आ जाएं और जो है वो नॉर्मल वैल्यू में बॉडी के अंदर रह सकें। इस हिसाब से यहाँ पे सारी प्योरीफिकेशन होती है। ब्लड नीचे जाता है जबकि डायलासेट ऑपोजिट पोजीशन में मूव करता हुआ ऊपर जाता है। इसके दौरान डिफ्यूजन होती है जिससे हमारा ब्लड क्लीन होता है। उसके बाद ब्लड अब बॉडी में रिटर्न करना है तो उसके लिए हमारे पास वीनस लाइन होती है। वीनस लाइन यहाँ पे ब्लड को लेके आती है और ये वीनस चैम्बर होता है। इसका ज़्यादा मकसद ये है कि अगर कोई भी एयर आ जाए तो उसको डिटेक्ट करेगा ये। अब एयर आती है, हमने कोई ड्रिप लगाई हुई है, उसके थ्रू अगर एयर आ जाए तो ये हमें अलार्म करेगी और हमने उसी टाइम उठ के एयर को रिमूव कर देना है, तो वो फिर ईजी हो जाता है। और अगर क्लॉट बन गया है तब भी ये अलार्म देती है, तो उसी टाइम हम उठ के तो ब्लड रिटर्न कर देते हैं। ज़्यादा क्लॉट है तो फिर रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि वो पेशेंट के लिए ख़तरनाक होता है। उसके लिए हम 1 cc हेपरीन दे देते हैं जिससे क्लॉट नहीं होता। और फिर ये वीनस लाइन जाती है पेशेंट में, ये वीनस नीडल लगी हुई है, इसके थ्रू ब्लड रिटर्न हो जाता है और रिटर्न हम सलाइन से करते हैं। बिल्कुल सही यार, बड़ा डिटेल से और बड़ा अच्छा आपने ब्रीफ किया, यानी कि एक ही दफ़ा में मुझे भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। ये पंप है जी, लाल वाली जो है ये आउट है और ये जो नीचे वाली जो ब्लू वाली हैं ये इन है। ये बेसिक फ़िल्टर है, आर्टिफिशियल किडनी है, यहाँ से ये तमाम फ़िल्टर होता है और एक चैम्बर पीछे बनाया हुआ है जो आने वाले खून में अगर कोई क्लॉट वगैरह कोई चीज़ें होती हैं उसको देख लेता है, और एक चैम्बर उसके आगे बनाया हुआ है ताकि वो मज़ीद उसको जो है वो फ़िल्टर किया जा सके। अच्छा, एक और चीज़ भी थी कि बहुत सारी हम जगहों पे मशीनों पे जैसे ये इसकी ग्रीन लाइट है, कहीं पे हमने ब्लू देखी है, कहीं पे हमने येलो देखी है, इसका क्या मकसद होता है?
जो येलो होती है वो प्रिपरेशन हुई हुई होती है। अगर हमने मशीन को, जब हम पेशेंट उतारते हैं उसके बाद हम रिंस करते हैं ताकि मशीन साफ़ हो जाए। जो पहले पेशेंट लगा हुआ है उसके कोई जरासीम ना बचे। रिंस होने के बाद जब मशीन को हम तैयार करते हैं उस टाइम वो प्रिपरेशन पे होती है। अभी ये पेशेंट लगा हुआ है, इसको हमने डायलिसिस पे लगाया है। डायलिसिस के लिए हम इस सेंसर में डालते हैं ताकि एयर को डिटेक्ट करे, क्लॉट को डिटेक्ट करे। इस सेंसर में डालने के बाद ये मशीन जो है ये डायलिसिस पे जाती है। और अगर ये येलो कलर है जिस तरह वो सामने है तो वो फिर प्रिपरेशन हुई हुई है, वो हमने डायलिसिस पे नहीं डाली हुई। ये मकसद होता है इस कलर का। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी डिटेल से हमें बताया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर नाम क्या आपका? काजी मोहम्मद यूनुस, भाई साहब किस जगह से आए हैं? चकसवारी से। कब से पेशेंट है आप किडनी? ये 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। तो कितने डायलिसिस करवाते हैं आप हफ्ते में? हफ्ते में 2 दफ़ा। 2 दफ़ा। तो आप जो यहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हैं, सहूलियात हैं, वो आप उनसे मुतमिन हैं? मुतमिन है जा। कोई किसी किस्म का चार्ज ना कोई चार्ज नहीं। बिल्कुल सही है। तो वैसे आप करते क्या हैं? ऐसे बस हफ्ते में कोई 2 जॉब वगैरह, काम वगैरह कुछ करते हैं? वो दुकान है करेने की बस। अच्छा, आपको वैसे डॉक्टर ने बताया था कि क्यों हुआ आपको डायलिसिस, ये किडनी फेल क्यों हुई? ये इसी तीसरे रोज़े में मुझे सांस बंद हो गया था। सांस बिल्कुल बंद हो गया था मुझे। फिर उधर उठा कर एमरजेंसी में लेकर आए थे। अब एमरजेंसी में 10 दिन दाखिल रहा हूँ। फिर कोई बात नहीं बनी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि गुर्दे वाश होंगे, इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। ठीक है, और ये हाल हुआ बस। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। और भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेशेंट हैं। एक पूरा एक उनका एक रिकॉर्ड भी बना हुआ है। और कुछ तो हम देख रहे हैं कि जिनकी उम्र भी हमें कोई इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है, लेकिन उनसे भी हम ये चाहेंगे कि साथ में जो है वो बातचीत की जा सके। एक और दोस्त हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका क्या? साजिद महमूद, साजिद किस जगह से हैं? चित्रपति से। अच्छा, बड़ी थोड़ी सी एज में यार आपको किडनी का मसला हो गया, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो कितनी दफ़ा आते हैं हफ्ते में? हफ्ते में 2 बार। 2 बार आते हैं। जी, तो वैसे करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट था तो ये मसला हो गया। किस क्लास में? एमए किया था एमए किस चीज़ में? इस्लामिक स्टडी में। अच्छा, और अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं? अभी बस कुछ नहीं। अभी कुछ भी नहीं कर रहे ये हैं। चलें, जो सर्विसेज जहाँ पर दी जा रही हैं अस्पताल में, इनसे आप मुतमिन हैं? मुतमिन हो गया, बिल्कुल ठीक है। जब भी कोई मसला होता है 2 बार ड्रेसेस होते हैं, लेकिन अगर कोई किसी सेहत की वजह से कोई तीसरा मसला हो जाए ना ड्रेसेस का, इनको फ़ोन कर देते हैं हम घंटे 2 पहले। वो वक्त जब इन्हें वक्त मिलता है ना उस वक्त हमें बुला देते हैं। फिर वो चलें, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदरुस्ती दे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें जेंट्स भी हैं। एक और साहब भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर नाम आपका? मोहम्मद आतिफ। आतिफ कहाँ से आए हैं? ये चकसवारी से। चकसवारी से। तो आतिफ आपको कब से ये मर्ज़ है? हो गए तकरीबन 6-7 महीने की। 6-7 महीने हो गए। जी, तो कितने दफ़ा आते हैं हफ्ते में? हफ्ते में 2 दफ़ा आते। अच्छा, जो सर्विसेज दी जा रही हैं यहाँ पे उससे मुतमिन हैं? जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छे दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, आपका नाम क्या है? आलिया, आलिया। आलिया कब से किडनी का मसला हो गया? ये 1 साल हो गए। अच्छा आलिया, आप यहाँ पे आती हैं, आपसे कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं लेते? क्या? आपसे कोई पैसे तो नहीं लेते? नहीं, तो कितनी दफ़ा आती हैं हफ्ते में? 2 दफ़ा। तो रिहाइश कहाँ पे आपकी? हंगू हंगू बन कोहाट। कोहाट से हैं आप? जी। अच्छा, ये कोहाट से जनाब ये आ रही हैं यहाँ पर। और कुछ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लॉयकीन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर नाम आपका? जी मतलूब। मतलूब साहब। जी जी मतलूब साहब, आपके साथ आपकी मिसेज़ हैं गालबन? जी जी। तो अल्लाह पाक सेहत दे। कब से इनको ये किडनी का मसला होगा? मतलब है कुछ ऐसा ऐसा हो गया ना, चौथी मरतबा आए हैं वाश कराने के लिए। अच्छा, जी जी। तो डायग्नोज कब हुआ? हो गया ना तकरीबन कोई 20 की तारीख को शुरू हुआ। जी जी। सही है। अच्छा, ये जो सारा सिलसिला है एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट के साथ, जो है गवर्नमेंट के साथ जो है आपका वो फलाह बहबूद इंसानियत फाउंडेशन जो है उनके साथ मिल के अब ये सारा वो जो सारा सिलसिला ये चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि सर्विसेज कैसी हैं और ये लोग कैसा काम कर रहे हैं? ऐसा मतलब है इन लोगों का शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने मतलब हर इंसान के साथ इनका अच्छा सलूक है। जी जी। मतलब जो इंसानी हकूक़ के मतलब हर मरीज़ की ख्याल रखने और हर मरीज़ की इज़्ज़त देने लिए। जी जी। सबसे अहम चीज़ ये है कि प्यार और इज़्ज़त जो है, मतलब है कि हर मरीज़ को इज़्ज़त देते हैं और प्यार से बात करते हैं। इनका खलूस सबसे अच्छा मतलब है कि इंसानियत के तकाज़े से। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अल्लाह ताला आपको सेहत दे।
तो यहाँ पे आप कितनी दफ़ा आते हैं हफ्ते में? हफ्ते में 2 दफ़ा। 2 दफ़ा आते हैं हफ्ते में? जी। तो तबीयत आप कुछ बेहतर है आपकी? बस ठीक है, जो करा रही हूँ, ड्रेसिंग करा रही हूँ, वो ठीक है। ऐसे पता है शुगर भी है, बीपी भी है, बहुत और भी बीमारियाँ हैं। उसकी वजह से थोड़ा मैं स्टाफ कोऑपरेटिव है? जी, स्टाफ आपके साथ कोऑपरेटिव जी, है? बिल्कुल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, अच्छे तरीके से बोलते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। का बहुत ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि पेशेंट आधे से ज़्यादा ठीक हो जाता है उस सूरत में जब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसको अपनाइयत का एहसास दिलवाते हैं, आप उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं और उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझते हुए जब आप उसके साथ ट्रीट करते हैं तो वो आधे से ज़्यादा तो नफसियाती तौर पे ही वो ठीक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं सर, आपसे थोड़ी सी बात मैं चाहूँगा करना, अगर आप 2 मिनट यहाँ पे हमारे पास आ जाएँ। आपका नाम सर? रहमत अली मेरा नाम है। रहमत साहब, आप यहाँ पे एज मतलब कि चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बिल्कुल आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, कितने पेशेंट आप डेली के यहाँ पर देख रहे हैं और ये डेली- तमाम इनका रिकॉर्ड है? जी जी, रिकॉर्ड है इनका। हमारे पास तकरीबन डेली जो है ना 55 पेशेंट जो है ना लग रहे हैं नॉर्मली, और 2 दिन हफ्ते में जो है ना ये इससे ज़्यादा है। सही। वो 2 दिन हमारे यहाँ जो है ना 3 शिफ्टें हैं, बल्कि अगर कोई छुट्टी सरकारी आ जाए तो उस वक्त जो है ना हमारे पास 4 शिफ्टें बन जाती हैं। पर डे जो है ना एवरेज 60 से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं सही। पर डे। 60 से ज़्यादा पेशेंट जो है यहाँ पे आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से, कोई समानी से आ रहा है, कोई इधर कलडब से आ रहा है, कोई इसी अभी मैं देख रहा था वो हमारी एक बहन कोहाट से आई हैं। मंगला से आ रहा है, कोई देने से भी आ रहा है। ये कोई मतलब पाबंदी नहीं है? कोई जो मर्जी पाबंदी आना नहीं है। चाहे। हाँ, जो भी आए उसे इमरजेंसी हम दे रहे हैं इंशाल्लाह, फ्री सर्विस। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर महमूद साहब, जो कि ये तमाम जितना यहाँ पर सेटअप है किडनी डायलिसिस के हवाले से उस तमाम को मॉनिटर भी कर रहे हैं, उसकी लुक आफ्टर भी कर रहे हैं और उसको हेड भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वेलकम सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि जो है गवर्नमेंट के साथ आपका एक जॉइंट वेंचर है और उसी के तहत आप ये काम कर रहे हैं और मेरे इल्म में है कि करोड़ों रुपए का बजट भी है, तो ये सारा सिलसिला शुरू कैसे हुआ और कितने पेशेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, किन किन इलाकों से लोग आते हैं और इससे एक्सपेंसेस जो हैं वो कैसे मीट कैसे होते हैं? आपका बहुत शुक्रिया। आज से कोई 20-25 साल पहले हमारे कुछ बुज़ुर्ग दोस्त भाई उन्होंने ये महसूस किया कि जब किसी इंसान के गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उसको बड़े शहरों में रेफ़र कर दिया जाता है। और देखा ये गया कि अक्सर लोग वहाँ या तो पहुँच नहीं सकते थे, अगर पहुँच जाते थे तो वसाइल ना होने की वजह से बहुत जल्द वो घर बैठ जाते थे और उनकी वफ़ात हो जाती थी। तो इस तकलीफ़ को, इस मसले को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि डायलिसिस सेंटर मुकामी तौर पे हो, तो उसके साथ साथ जो वसाइल चाहिए, इसके चूँकि इंतहाई महंगा इलाज है और आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने यहाँ पे आज़ाद कश्मीर का पहला डायलिसिस सेंटर मीरपुर DHQ अस्पताल के साथ एक जॉइंट वेंचर के तौर पे NGO और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने मिल के इसको कायम किया। 2003 में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ 4 मशीनों के साथ, और फिर जैसे जैसे ज़रूरियात बढ़ती गई, मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता गया, तो हम भी अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करते रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 27 मशीनों के साथ 3 शिफ्टों में जितने भी मरीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं उन सब को हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा डायलिसिस की सहूलत बिला मुआवजा और बग़ैर किसी ताख़ीर और बग़ैर किसी वेटिंग लिस्ट के फ़ौरी तौर पे मुहैया कर देते हैं। इस वक्त हमारे पास 125 से ज़्यादा मरीज़ जो हैं रजिस्टर्ड हैं, जो रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस करवा रहे हैं। आज के दिन में इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक 4 मरीज़ ऊपर दाखिल हैं अस्पताल में जिनको एमरजेंसी डायलिसिस किया जाएगा पहली दफ़ा में। तो डिवीजनल हेडक्वार्टर होने की वजह से एमरजेंसी का बोझ भी हमारे बहुत ज़्यादा है। रोज़ाना 4-6 केसेस एमरजेंसी के हमारे पास आते हैं, और जिस वक्त मरीज़ स्टेबल हो जाते हैं तो फिर उनको हम उनके घर के नज़दीक जो डायलिसिस सेंटर है उनमें शिफ्ट करते हैं। तो इस वक्त जो हमारे अखराजात हैं एक डायलिसिस पे, जो चूँकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो हम जो ख़र्चा बताते हैं वो सिर्फ जो एक्चुअल अखराजात हैं वो बताते हैं। तो तकरीबन एक डायलिसिस पे एक दफ़ा का ख़र्चा जो 5,000 रुपये के करीब आता है। यही ख़र्चा जब मार्केट में जाते हैं, मतलब प्राइवेट इलाज कराते हैं 7 से 8,000 रुपये, और बड़े सेंटर्स में इससे भी ज़्यादा होता है। तो एक आम इंसान को ज़िंदा रहने के लिए अगर वो इस्लामाबाद जाए, ट्रांसपोर्ट के अखराजात, डायलिसिस के बाकी सारा मिला के, तो 3 से 4 लाख रुपया माहाना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें आपकी कितनी मदद कर रही है, मतलब क्या सपोर्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से है? गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डिंग
बिजली, पानी, उसके साथ कुछ स्टाफ मेंबर्स और सालाना ग्रांट हमें मिलती है। पहले वो कम होती थी, इस साल पहली दफ़ा हमें 1,45,00,000 रुपए दिए गए सामान की शक्ल में। तो तकरीबन 25% शेयर इसके अंदर गवर्नमेंट का है, बाकी 75% जो है हम मकामी वसाइल अपने जो लोगों से इकट्ठे करके और उसको इसको मेंटेन करने के लिए मशीनें, उनकी मेंटेनेंस, डिस्पोजेबल और स्टाफ की बड़ी तादाद जो है वो हमारे पेरोल पे है। तो इस तरीके से हम मिलजुल के इसको ऐसा तरीके से चला रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मैं जिस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ वो इस बात पे कि हमारे पास वेटिंग लिस्ट कोई नहीं है और ये आज़ाद कश्मीर का वाहिद सेंटर है। मैं मुज़फ़्फ़राबाद भी गया, बाकी सेंटर्स भी मैंने देखे हैं कि जहाँ पे मरीज़ों को इंतज़ार करना पड़ता है कब उनकी बारी आएगी। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है। और इसमें कोई वो नहीं है कि कोई आपके पास जेहलम से आ जाता है, लाहौर से आ जाता है, कोहाट से आ जाता है, कराची से आता है, कहाँ कहीं से भी आ सकता है। बुनियादी तौर पे तो ज़ाहिर है ये मकामी तौर पे जो अफराद हैं उनकी सहूलत के लिए, और डायलिसिस ऐसा काम है कि जो जितने करीब उसके होगा मरीज़ के उसको उतनी आसानी होगी। लेकिन ज़ाहिर है मजबूरियाँ होती हैं लोगों की। हमारे पास पिछले दिनों अफगान खातून भी थी जो घूम फिर के जब उनको कहीं पे ये सहूलत नहीं मिली हमारे पास आई, तो हमारे पास जो गुंजाइश मौजूद थी हमने उनको रजिस्टर किया। जेलम से, बाकी लाहौर तक से भी और कराची से भी लोग हमारे पास आते हैं। तो हस्ब ज़रूरत हम जो जिन लोगों को अकोमोडेट करना होता है इसमें किसी बंदे को हम रिफ्यूज़ नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन तमाम इलाकों से मरीज़ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच जी। और नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। K2 टेलीविज़न की हमेशा ये कोशिश होती है कि जहाँ पर आवाम के मसाइल को हम उजागर करें, जहाँ पर कुछ तनकीद के प्रोग्राम भी होते हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, वहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चीज़ कहीं पर हो रही है तो वो भी आवाम तक पहुँचाई जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी जो NGO है उसका और जो गवर्नमेंट के साथ एक जॉइंट वेंचर है उसका एक बहुत बड़ा एक कदम है और बड़ा अहसन कदम है कि लोगों की तकलीफ़ में ये लोग रिलीफ़ का बायस बन रहे हैं। DHQ जो है ये यहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर बन गया, जो मीरपुर का जो DHQ पहले हुआ करता था। और यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मरीज़ और ये सैकड़ों मरीज़ों को माहाना रिलीफ़ दे रहे हैं यहाँ पर डायलिसिस की सूरत में। तो हमारी ये दुआ भी है और हमारी ये ख्वाहिश भी है कि जो यहाँ पर लोग मरीज़ हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और हमारी ये दुआ है कि इन लोगों को अल्लाह पाक इस्तकामत दे और इस तरह के जो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं उनका भरपूर तौर पर साथ भी दें। और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आप जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ जा रही है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी, तो आप जो इस तरह के जो लोग हैं जो गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर्स हैं उनके साथ मिल के जो काम कर रहे हैं, जो NGOs जो इदारे काम कर रहे हैं, पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, आप उनका भरपूर साथ दें। इसी के साथ वसीम कुरैशी को मीरपुर आज़ाद कश्मीर से इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।